तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फॉर योर क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद का वन शॉट रिवीजन। हम लोग यहाँ पर शुरू से लेकर के लास्ट तक इस चैप्टर में किस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, हम ऐसे ऐसे 10 सवाल को करेंगे जिससे कि हमारा कंप्लीट बहुपद का एक बार रिवीजन हो जाए एकदम पूरी बढ़िया तरीके से। तो चलिए आज हम लोग रिवीजन करते हैं इस बहुपद का। तो देखिए पहला सवाल हमारा ये कहता है कि निम्न में कौन एक बहुपद है। तो पहला टाइप का सवाल हमें यही दिया जाता है कि हमें यह चुनने के लिए कहा जाता है कि ये जो हम लोगों का बहुपद देखने को मिल रहा है, यह बहुपद में से किसे किसे हम बहुपद कहते हैं और किसे बहुपद नहीं कहते हैं। तो बहुपद चैप्टर में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि हम बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद किसे नहीं कहते हैं। चलिए हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद क्या है, किसे कहते हैं। बहुपद जो एक बीजगणित का भाग है, गणित का बहुत सारे भाग होते हैं, उसी में से बहुपद जो है वो हमारा बीजगणित का एक भाग होता है, जिसमें हम लोग संख्याओं को और अक्षरों को जोड़ घटाव गुना भाग के साथ में व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से जो भी हमारा व्यंजक बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद में हमारा संख्याएं भी रहती है और हमारा अक्षर भी रहता है। संख्या मतलब 1 2 3 4 संख्या रहती है जो हमें 3 3 2 इस रूप में दिखते हैं, और अक्षर का मतलब होता है ABCD का फॉर्म में हमें कुछ देखने मिलती है। तो जो भी हमारा संख्या के रूप में हम जिसे दर्शाते हैं उसे हम लोग चर पद कहते हैं, अचर पद कहते हैं। और जिसे हम लोग अक्षर के रूप में दर्शाते हैं, XYZ के रूप में दर्शाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग चर पद कहते हैं। तो संख्या के रूप में जिसे दर्शाते हैं उसे अचर पद कहते हैं, और अक्षर के रूप में जिसे दिखाते हैं ABCD के रूप में उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चर पद कहते हैं। तो हमारा बहुपद जो होता है वो हमारा बहुपद बना होता है, एक तो हमारा बना होता है किससे, संख्या से। हमारा बहुपद जो बना होता है एक तो हमारा संख्या से बना होता है और दूसरा हमारा किससे, अक्षर से बना होता है। संख्या और अक्षर से। संख्या बोले तो यहाँ पर 2 3 5 7 हमारा कुछ भी आ सकता है। अक्षर बोले तो हमारा क्या X आ सकता है, Y आ सकता है, Z आ सकता है। इस प्रकार से ABCD का कोई और भी हमारा अक्षर आ सकते हैं। जब इन्हीं संख्याओं को और इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं संख्या और इन्हीं अक्षरों को, जैसे कि हम इधर से कोई भी इस 2 को ले लिए और 2 को और x को आपस में गुना के रूप में दिखा दिए, तो गुना को हम लोग जनरली नहीं दिखाते हैं, 2x लिख देते हैं। तो देखिए इधर से हम संख्या को लाए, इधर को x से लाए, दोनों को गुना के रूप में दिखा दिए, तो हमारा एक क्या बन गया, हमारा एक व्यंजक बन गया, हमारा एक बहुपद बन गया। उसी प्रकार से हम कोई इधर से लाएंगे, x का 2 ठो लाएंगे, मतलब x² को लाएंगे, इधर से हम अगर 2 लिख देते हैं तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक बहुपद बन गया, एक व्यंजक बन गया। तो संख्याओं को और अक्षरों को जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में जब व्यक्त करते हैं और इस प्रकार से जो भी हमारा व्यंजक बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जिससे हम संख्या कह रहे हैं, इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इसी संख्याओं को हम लोग अचर पद कहते हैं, इसी संख्याओं को अचर पद कहते हैं। और जिसे हम अक्षर कह रहे हैं, इसी अक्षरों को जो ABCD से दर्शाया जाता है उसे हम लोग चर पद कहते हैं। अब बताइए चर किसको बोलते हैं, अचर पद किसको बोलते हैं। चर हम उसे ही कहते हैं जिसका मान स्थायी नहीं रहता है, उसका मान कुछ भी आ सकता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। एक सीधे शब्दों में कहीं तो चर वो मान होता है जिसका मान हमेशा बदलता है, वो एक स्थिर नहीं रहता है। और अचर उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका मान नहीं बदलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो जिसे हम लोग संख्या के रूप में दर्शाते हैं उसे हम लोग अचर कहते हैं, और जिसे हम लोग अक्षर के रूप में दर्शाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 2 4 5 जो भी हमें संख्या दिख रहे हैं वो सारा हमारा कौन सा टर्म्स है, वो हमारा अचर पद है। और जो भी हमारा x दिख रहा है, यहाँ पर तो x ही दिख रहा है, लेकिन XYZ आपका बहुत सारे आते हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उन सारा चीज़ को चर पद कहते हैं, क्योंकि उसके जगह पर कोई ऐसा मान, अलग अलग मान आ सकता है क्योंकि वो वेरिएबल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि संख्या और अक्षरों से हम लोगों का क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो हमारा बहुत टाइप का बहुपद बन सकता है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम चलिए इधर से लाए क्या, x को लाए और यहाँ पर हम लिख दिए स्क्वायर, x², और इधर से हम कर दिए, इधर 2 को लाए और फिर हम क्या कर दिए, वो x को ला दिए नीचे, इस प्रकार से। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक प्रकार का बहुपद ही बन गया। हम क्या करेंगे, इस x का वर्ग को लाएंगे, हम लोग यहाँ पर इस x का वर्गमूल को लेंगे और फिर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 को लिख देंगे। तो ये क्या, ये भी हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा एक बहुपद है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक अक्षर है और ये हमारा संख्या, दोनों को दिखाना ही हम लोग उनका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का बहुपद होगा। और यदि हम कहीं कोई देखिए 3y का -2 + 5
y, इस प्रकार से। तो ये क्या, ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। इस टाइप के बहुपद, इस तरह से हमारा बहुत सारा बहुपद बनता है। तो इन्हीं सभी बहुपद में से हम बहुपद किसे कहते हैं, उसके लिए हमें एक शर्त को जानना पड़ता है, बहुपद का शर्त को जानना पड़ता है। और वह शर्त क्या होती है, देखिए हम बहुपद उन्हें ही कहते हैं जो इन शर्तों को पूरा करेगा। पहला शर्त कहता है कि बहुपद की घात, बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की जो घात है, बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ना ही वो माइनस में हो सकता है, ना ही वो बट्टे में हो सकता है, और ना ही वो दशमलव में हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अब आता है कि यहाँ पर घात किसको बोलते हैं। देखिए जो भी हमारा बहुपद दिया रहता है उसमें जो चर पद होती है ना, उस चर पद का कितना घात है, उस चर पद का सबसे बड़ी घात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए ये मेरा चर है और इसका घात कितना है, 2 है, और यहाँ भी चर है और इसका घात -1 है। तो इसका घात कितना है, तो इस चर के ऊपर में 2 पावर है, तो इस चर की घात 2 है। इस x यानी कि ये भी मेरा चर है, तो इस चर की घात -1 है, इस चर की घात 2 है, इस चर की घात x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब उसका घात कितना होता है, 1 होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो घात हमेशा कैसे होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना ही वो बट्टे में होना चाहिए, ना ही वो माइनस पावर वाला होना चाहिए, ना ही वो दशमलव में होना चाहिए, वो एक पूरी संख्या होना चाहिए। दूसरा यही चीज़ एक ही हम लोगों का शर्त है, लेकिन इसी से हम लोग पॉइंट आउट करके लिखते हैं, चलिए हम लोग, ताकि हमारा माइंड उसको बढ़िया से नोटिस कर पाए। जो भी हमारा घात रहता है, घात जो भी हमारा घात जो माइनस होती है, इस माइनस में ना हो, माइनस में ना हो। तीसरा, घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। चर, जो भी हमारा चर होता है, जो भी XYZ हम लोग लिखते हैं, वह चर कभी भी रूट में ना हो, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक और अगर नोटिस करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जो भी हमारा चर है वो कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए, वो कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए। ये 4 टर्म्स नहीं है, ये सारा एक ही हम लोगों का नियम है, एक ही शर्त है। इन्हीं शर्त में से हम इसको अलग कर दिए ताकि हमारा माइंड एक स्पेशल रूप से इसको पॉइंट कर सके। घात हम लोग का माइनस में भी नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा चर होता है वो रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा चर होता है वो हमारा बट्टे में भी नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं शर्तों को देख करके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मेरा कौन कौन सा बहुपद जो है, कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर चेक करेंगे, इस x की घात 2 है जो मेरा एक पूर्ण संख्या है, इस x की घात -1 है। मैंने पहले कह दिया कि घात माइनस में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर घात x की घात यानी कि चर की घात क्या है, मेरा माइनस में है। इसका मतलब ये तो पहले ही हमारा जवाब दे दिया कि ये एक बहुपद नहीं है, एक शर्त को यह नहीं मानता है। दूसरा चेक करते हैं, तो x की घात 2 है, एक पूर्ण संख्या है, x की घात कुछ भी नहीं है, मतलब x की घात 1 है। और यहाँ पर देखिए x जो है कहाँ पर है, x बट्टे के नीचे है, और मैंने यहाँ पर पहले ही कह दिया कि चर जो होता है वह बट्टे में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए चर जो होता है वो हम लोगों का किस में है, बट्टे में है, मतलब बट्टे के नीचे है। तो ये हमारा भी क्या नहीं हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। यहीं पर यह क्या कर दिया, इसको धोखा दे दिया। सी नंबर क्या देखिए, x का पावर 5 पूर्ण संख्या है, x का पावर 4 पूर्ण संख्या है, x का पावर 1 पूर्ण संख्या है, घात हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो इसे हम सही मार सकते हैं। अच्छा डी चेक कर लेते हैं, चलिए क्या ये हमारा एक बहुपद है, तो x का पावर 3 ठीक है पूर्ण संख्या है, x का पावर 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x जो भी हमारा चर पद है वो किस में आ गया, रूट में आ गया। चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन चर हमारा किस में आ गया, रूट में आ गया। तो क्या हम इसे बहुपद बोल सकते हैं क्या, इसे नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर भी हमने जो यहाँ पर बहुत सारा बहुपद बन सकता है, क्योंकि संख्या और अक्षरों को मिलाने से बहुत सारा बहुपद बनेगा। उनमें किसको बहुपद बोलेंगे, उसके लिए हमारा इन शर्तों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ना ही ये हमारा एक बहुपद है, ना ही ये हमारा एक बहुपद है, और ना ही ये हमारा एक बहुपद है। हम इसे बहुपद बोल सकते हैं, इससे बहुपद बोल सकते हैं, और इससे भी बहुपद बोल सकते हैं। तो इन्हीं सारा चीज़ को हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे नहीं कहते। तो आपने बहुपद को चुनना सीख लिया, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर।
देखिए दूसरा टाइप का सवाल आपको क्या कहता है कि कोई भी हमारा बहुपद, हम लोगों ने बहुपद को जानना, बहुपद को पहचान लिया कि एक्चुअली में हम बहुपद किसे कहते हैं। कोई भी अगर हम लोग उनको कोई व्यंजक दिया जाता है तो हम आराम से उसको जान सकते हैं कि हमारा कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके से पूछेगा कि बहुपद हम लोगों ने का दिया है 5x³ + 4x² + 7x की घात कितनी है। ये जो बहुपद हम लोगों का दिया हुआ है इसका घात कितना है, इसका पावर कितना है। तो हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, जो भी हमारा बहुपद होता है इसकी जो घात होती है, इसकी घात जो होता है, घात का मतलब जिसका हम लोग पावर बोलते हैं, जो भी इसका पावर होती है, जो भी इसका घात होता है वह चर का। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर हम लोग को कोई बहुपद दे दिया जाता है और उस बहुपद में अगर हम लोग उनको घात पूछा जाता है, इस बहुपद की घात हम कितना मानेंगे। तो देखिए इस बहुपद में हमारे x का भी घात है 5x क्या पावर 3 है, x की घात 2 भी है, x की घात कुछ नहीं मतलब x की घात 1 भी है। लेकिन हम इनमें से इस जो बहुपद है पूरे बहुपद का एक घात किसको मानेंगे। तो याद रखिएगा जो भी हमारा घात, जो भी चर है और जिस चर की घात सबसे ज़्यादा है उसी घात को हम लोग इस पूरे बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात किसका है, तो इस चर का, और वो घात कितना है 3 है। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस पूरे बहुपद की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे अब 4-5 सवाल आपको दे दिया जाएगा, कोई भी बहुपद दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि इसकी घात क्या है। जो चर होता है उसका सबसे बड़ा, जो भी हमारा चर सब है उनमें सबसे बड़ा घात किसका है देखना है, वही हमारा पूरा बहुपद का घात होता है। ये छोटा सा सवाल था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए आगे आपको छोटा सा सवाल कुछ इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि हमें देगा कि कोई बहुपद दे दिया रहेगा और उस बहुपद में आपको पद पूछेगा, कौन मेरा एक पद है, कौन मेरा द्विपद है और कौन मेरा बहुपद है। तो चलिए हम लोगों को बहुपद से हमें 2-3 चीज़ देखने को मिल रहा है। एक तो बहुपद में हम लोगों को चर देखने मिल रहा है, एक तो हम लोगों को पद देखने को मिल रहा है और एक लोग तो हम लोगों को बहुपद का घात देखने मिल रहा है। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि हम भाई बहुपद का भी तो जान रहे हैं, वो बहुपद हमारा 3 टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। जो भी हमारा बहुपद है, वो हमारा 3 टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। एक तो वो होता है देखने को मिल रहा है, एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो चर के आधार पर हमें देखने मिल रहा है। बहुपद जो भी हमारा होता है वो चर के आधार पर होता है। दूसरा हम लोगों देखते हैं बहुपद को पद के आधार पर देखते हैं, पद के आधार पर देखते हैं कि मेरा कितना पद है। और एक हम लोग देखते हैं बहुपद का घात, जो हम लोग जो मैंने आपको पूछा था, जो भी हम लोगों का बहुपद होता है उसमें हम लोगों को चर देखने मिलता है, पद देखने मिलता है, घात देखने मिलता है। अच्छा एक और चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक। एक और चीज़ देखने को मिलता है हमें बहुपद में और वो होता है क्या, वो होता है गुणांक। यही चीज़ हमें बहुपद में देखने को मिलता है। ये 4 ही टर्म्स है जो हमें बहुपद में देखने को मिलता है। एक तो चर, पद, गुणांक और घात। कोई भी बहुपद हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ले लिए ये x² + 3x + 2, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक बहुपद है। तो बहुपद तो है ये हमको पता है क्योंकि यह x के जो भी हमारा चर है उसका घात हमारा जो शर्त था उसका पालन करता है। तो ये मेरा एक बहुपद है। तो ये बहुपद है, किस चर में बहुपद है, तो वह चर है मेरा x। तो चर के आधार पर देखें तो ये जो बहुपद है वह हमारा किस चर में बहुपद है, x चर में बहुपद है। इसी को यदि हम लोग पद में देखें, इसी बहुपद को यदि हम आगे देखें, इसमें पद के आधार पर देखें तो यहाँ पर कितने पद हैं। देखिए पद का मतलब होता है कि कितने इसके अपने अलग अलग संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर है x² + 3x + 2, तो ये अपने आप में एक अलग हो गया, ये अपने आप में एक अलग टर्म्स हो गया और ये अपने आप में एक अलग टर्म्स हो गया। तो x² + 3x + 2 में हमारा कितना पद देखने को मिल रहा है, ये एक पद, द्विपद और ये 3 पद हमें देखने को मिल रहा है। तो यही जो हमारा हो गया वो कितना पद इसमें देखने को मिला, इसमें हमें 3 पद देखने को मिला। पद का मतलब समझिए, पद का मतलब होता है टर्म्स की कितने टर्म्स से यह बना है। ये देखिए यहाँ पर कितना है, ये एक पद हो गया और ये एक पे 2 पद हो गए। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ x एक ठो है, 5 एक ठो है, z एक ठो है तो 3 पद हो गया। गुना में जो रहता है वो हमारा एक ही चीज़ को दर्शाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये 40 को, क्या हम इस 40 को 8 × 5 नहीं लिख सकते हैं क्या।
क्या हम इस 40 को 8 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं क्या? ज़रूर लिख सकते हैं। तो 8 गुना 5 का मतलब मेरा क्या होता है? 40 ही होता है। तो 8 गुना 5 का मतलब 40 ही होता है। तो इसी प्रकार से जो गुना में रहता है वो हमारा एक ही संख्या को रिप्रेजेंट करता है। 8 गुना 5 लिखेंगे तो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारा 40 को ही रिप्रेजेंट करेगा। उस प्रकार से जो गुना में रहता है उसे आप एक ही समझना है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें एक ही प्राप्त होती है। पद आपने समझ लिया, चर आपने समझ लिया, और गुणांक, ये गुणांक को समझिए। उसके बाद गुणांक क्या होती है? जो भी हमारा बहुपद होती है, जैसे कि हम एक और बहुपद, यही बहुपद, ये वाला बहुपद नहीं, हम एक बहुपद ले लेते हैं और एक, चलिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए 7x² + 5x + 3, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। इस बहुपद में जो गुणांक होता है वो गुणांक कौन कौन होता है? गुणांक का कहने का मतलब होता है चर का गुणांक। सिर्फ गुणांक नहीं बोला जाता है, चर का ही गुणांक। गुणांक हमेशा चर का पूछा जाता है। किसका गुणांक? तो चर का गुणांक। चर का गुणांक आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर चर कौन है मेरा? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर बोलिए कि x नहीं है, तो यहाँ पर x नहीं है, तो हम यहाँ पर x की घात क्या दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं। आपको पता है किसी भी संख्या, किसी भी चर के घात अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 × 3 कि मेरा क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। तो देखिए, ये मेरा एक चर है, ये मेरा एक चर है, और ये भी मेरा एक चर है। तो इस चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस चर को हम क्या बोलेंगे? और इस चर को हम क्या बोलेंगे? यदि आपको पूछे कि x² का गुणांक कौन है? गुणांक, आपको गुणांक पूछेगा, गुणांक पूछेगा क्या? x² का गुणांक कौन है? तो x² के साथ में कौन किसी संख्या गुना में है, ये आपको बताना। तो ये है मेरा x², और उसके साथ में कौन छुपा हुआ है, कौन लटका हुआ है? तो 7 लटका हुआ है। तो x² का गुणांक मेरा कितना होगा? 7 होगा। अगर पूछे x का गुणांक कितना है, तो x के साथ कौन है आगे में? 5 है, तो ये मेरा 5 हो जाएगा। x की पावर 0 अगर पूछे तो x का पावर 0 कितना है? तो वो मेरा 3 है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। आपको इसी तरह से सीधे तौर पर नहीं तो थोड़ा टेढ़ा करके दे देगा। आपको दे देगा, देखिए 2/5 x का, x ही क्यों, y भी दे सकता है, y² + -5y + 2, इस प्रकार से दे देगा। और तो आपको बताना है गुणांक क्या? तो y² का गुणांक क्या हो जाएगा? y² का गुणांक, y² किसके साथ लटका हुआ है? तो 2/5। तो y² का गुणांक क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। y का गुणांक कितना हो जाएगा? इस y का गुणांक, देखिए y किसके साथ लटका हुआ है? 5 के साथ। 5 के साथ नहीं, -5 के साथ। कोई भी संख्या जो आता है हमेशा अपना जाति के साथ आता है, अपना चिन्ह के साथ आता है। तो ये जो 5 है, 5 नहीं है, ये -5 है। यही जगह पर हम गलती कर देते कभी कभी। तो ये मेरा -5 है इसका गुणांक। फिर अचर पद, यहाँ पर हम x0 भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख दें, y0 लिखें। अच्छा, y क्या है? तो y ही 0 लिखते हैं। वो कितना है मेरा? 2 है मेरा, +2। ये चीज़ आपको समझना है। सबसे पहले गुणांक हम लोगों ने समझ लिया समझना पहले। तो गुणांक को आपने समझ लिया कि जो भी हमारा चर होती है, वो जो चर है वो किसके साथ गुना में है, कौन सी संख्या के साथ गुना में है, वही उस चर का गुणांक कहलाता है। तो यदि आपको कोई बहुपद में से गुणांक चुनने के लिए कहा जाएगा तो आप आराम से गुणांक को चुन सकते हैं। अभी मैं अगर पूछूँ इसमें अगर पूछूँ कि x का पावर 0 का गुणांक कितना है? 5 है। यहाँ पर मैं पूछूँ z², इस C नंबर में यदि मैं आपसे पूछूं कि z² का गुणांक कौन है, z² का गुणांक कौन है, तो ये जो z² है मेरा, ये जो z² है वो किसके साथ गुना के रूप में है? आगे तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा, कोई भी जो हमारा चर होता है उसका आगे अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। z² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर z का अगर पूछें तो 5 हो जाएगा। y² का गुणांक अगर कितना है पूछे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। y का पावर -1 का y के पावर -1 एक बहुपद तो नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा चलो y की घात -1 का गुणांक कौन है? तो -4 है। y का पावर 0 का गुणांक कौन है? तो वो मेरा 3 है। इस प्रकार से आपको गुणांक के आधार पर दे दिया जाता है। चर के आधार पर हमने देख लिया, पद के आधार पर हमारे पद गिनना पड़ता है। गुणांक मतलब जो चर है हमारा वो किसके साथ गुना में है ये देखना पड़ता है। और घात बोलते हैं पावर, जिसको हम लोग घात, कोई भी बहुपद जो होता है उसका घात हम उसे ही कहते हैं जो चर होता है, उस चर का सबसे बड़ा घात।
चर का सबसे बड़ा घात को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। इस चर का सबसे बड़ा घात क्या है, इस चर के साथ यहाँ भी घात है, इस चर का अपना यहाँ भी घात है, इस चर का यहाँ अपना भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात कितना है, तो 2 है। तो ये पूरा बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ हमें बहुपद में पूछा जाता है। एक तो आपको चर देखने मिलेगा, पद देखने मिलेगा, गुणांक देखने मिलेगा और आपको घात देखने मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि क्या होता है हमारा पद, चर और घात और गुणांक। ठीक है, एक चीज़ हमें और भी देखना पड़ता है वो शून्यांक, वो हम क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर देखेंगे। चलिए, आपने समझ लिया जो चर के आधार पर हमारा पूछा जाएगा। देखो, अगर चर के आधार पर तो हमारा यह के जो बहुपद है इसमें सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया गया है, एक्स एक्स एक्स। आपको यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर या फिर x + y + 2 बराबर कुछ इस प्रकार से आपको क्या ये बहुपद नहीं बन सकता क्या, हमारा ये भी एक बहुपद होगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए हमें चर कितना है, 2 चर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 चर में बहुपद। 2 चर, ये 2 है, z नहीं है, तो ये मेरा 2 चर में बहुपद। वही इसी प्रकार से x भी रहेगा, y भी रहेगा और आपका z भी रहेगा, +3 कुछ भी रहेगा। तो ये 3 चर में बहुपद हो गया। 3 चर में और कितना पद, 3 चर में 1 2 3 4 पद, गुणांक तो नहीं, घात। घात के आधार पर, घात से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ता है। घात से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना पड़ता है और वो क्या है, देखिए यहाँ पर याद रखें। जिस किसी का भी जो भी बहुपद है, जिस बहुपद की घात एक रहता है, जिस बहुपद की घात 1 रहता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। जैसे हम बात करें इसका x + 3, ये हमारा इसकी घात कितना है, तो यहाँ पर घात देखें तो एक ही चर है और इसकी घात सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो घात की क्या है, घात 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी का हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा आपको याद रखना है कि यदि हमारा घात किसी का 2 रहता है, यदि घात हमारा 2 रहता है, पावर अगर 2 रहता है तो उसे कहते हैं द्विघात। घात 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। उसी प्रकार से घात अगर आपका 3 रहता है तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। उसी प्रकार से पावर अगर 4 रहता है तो चतुर्थ घात बोलेंगे। तो उसी प्रकार से तो ये जो हमारा घात है, अब हम सबको मिलाकर इसको क्या बोल सकते हैं पता है, इसको एक चर में घात तो है लेकिन वह रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। एक चर में घात है और पावर मेरा क्या है, 2 है, और जिसका पावर 2 रहता है, जिसका घात 2 रहता है उसे हम कहते हैं द्विघात। इसे हम कहेंगे एक चर वाले द्विघात। एक चर वाले द्विघात बहुपद, इसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। एक चर में द्विघात बहुपद, एक चर में द्विघात बहुपद। फिर आपको पता है अगला क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा 2 चर में रैखिक बहुपद, मतलब 2 चर रहेंगे, इस प्रकार से 2 चर रहेंगे और पावर जिसका 1 1 रहेगा उसी को 2 चर और पावर यानी कि घात 1 रहने की वजह से हम क्या बोलेंगे, उसको रैखिक बहुपद। तो जो भी हमारा घात रहता है उस घात की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो 3 टाइप के हमें बहुपद देखने को मिलता है। एक तो रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, इस प्रकार से। तो जो भी हमारा अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो उसको किस टाइप का बहुपद है, तो वो हमारा रैखिक बहुपद है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग इस छोटे से सवाल का आंसर दे देते हैं, यह आप अभी तक आराम से दे दिए होंगे। ये सारा चीज़ हम लोगों को समझना जरूरी है। देखिए हम लोग अभी पूरा चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो तो लंबा बनेगा है, लेकिन एक ही वीडियो में आप अपने सारे जो हमारे बहुपद है उसका सारा कंप्लीट रिवीजन आप कर पाएंगे, ये आप निश्चित छोड़िए। तो ये सारा चीज़ हमारा बुक में लिखा हुआ है, जो आप कभी नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है, ये तो हमारा एक पद है, यहाँ पर एक पद, यहाँ पर एक पद, द्विपद है। यहाँ क्या हम इसे बहुपद बोल सकते हैं, आप कमेंट बताओ। y² - 4y का पावर -1 + 3, इसे बहुपद बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने शर्त में कहा था कि जो भी चर होता है उसका पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये माइनस नहीं, बट्टा नहीं, दशमलव में होना चाहिए। जबकि चर की घात मेरा माइनस में है तो ये मेरा क्या बहुपद ही नहीं है, तो हम इसे द्विपद त्रिपद क्यों चेक करने के लिए जाएंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 ये द्विघात तो है, बहुपद तो है, लेकिन 1 2 3 4 पद यहाँ पर है, यहाँ पर 2 पद है और यहाँ पर 1 पद है। हमें द्विपद पूछा था, तो ये सी जो होता है हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। तो आपको ये चीज़ को
बढ़िया से नोट करके रखना है और आपको समझना है बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि आप आगे की क्लास में जब जाएंगे तो ये जो हमारा बहुपद वाला चैप्टर है इस पर आप ना फंसें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल किस टाइप से हमें पूछा जाता है। देखो मैं आपका अगला सवाल देखिए कि क्या बोल रहा है। देखिए ये हमारा उसी बेसिस पर क्वेश्चन है, उसी बेसिस पर का क्वेश्चन है जो आपको आराम से यहाँ पर आ गया होगा। देखते ही आपने इसको बना दिया होगा कि बहुपद हमें इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको इस बहुपद का घात भी बताना है कि इसकी बहुपद की घात हम कितना कहेंगे, पद बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का पावर 3 यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है और एक्स का गुणांक कितना है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। चलिए आप यह भी बताइए कि क्या ये मेरा एक बहुपद जो दिख रहा है आपको, जो आपको बहुपद दिख रहा है, क्या यह एक मेरा बहुपद है कि नहीं है। भाई हमको रूट देखने को मिल रहा है यानी कि यह बहुपद मेरा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हमारा चर जो होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको दे दिया हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको रूट में संख्या दे दे। तो जो हमारा गुणांक होता है उसके लिए हमें कोई शर्त नहीं बताया गया कि ये हमारा रूट में नहीं होना चाहिए या हमारा ये में नहीं होना चाहिए, वो में नहीं होना चाहिए। हमें शर्त में एक ही चीज़ कहा गया है कि जो हमारा चर होती है वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसका गुणांक रूट में है, चाहे कुछ में है, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में, ये नहीं देखा जाता है। तो हमारा यह एक क्या है, बहुपद तो है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा घात बोलना है, तो यहाँ पर घात अगर देखा जाता है जो भी हमारा बहुपद है इस बहुपद की घात कितना होगा। मैंने आपको बताया बहुपद की घात उसे ही कहते हैं जो उस बहुपद का जो चर होती है उसमें सबसे बड़ा घात जिसका होता है वही घात इस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात हमको x का पावर 3 दिख रहा है, तो 3 इस पूरे बहुपद का घात हो जाएगा। अब आता है पद, यहाँ पर पद आपको देखना है इस बहुपद में कितने टर्म्स हैं। तो ये मेरा एक पद हो गया, ये मेरा 2 पद हो गया, ये 3 पद और ये मेरा 4 पद। तो पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या मेरा 4 है। अब गुणांक आपको पूछा है x का पावर 3 का, तो x का पावर 3 हमारा यहाँ पर दिख रहा है और इसका गुणांक कितना है, तो रूट का 2 है, रूट 2 इसका गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरा -3 है। x का गुणांक पूछा तो x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब कितना है, इसका गुणांक 1 है। इस प्रकार से आपको घात पूछेगा, पद पूछेगा या फिर गुणांक पूछेगा, सब बहुत सारे सवाल आपको सेट में मिलेंगे। वो सारे सेट को आपको खुद से बनाना है और आप इजीली उस सारे सेट को आराम से बना सकते हैं यदि आप इस चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या किस टाइप से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल आपको क्या किस टाइप से पूछा जाता है। देखिए ये बहुत ईजी सवाल है ना। देखिए यहाँ पर आपको अरे भाई चैप्टर में ऐसे आपका सवाल पूछे जाएंगे, कोई बहुत बड़ा ये नहीं पूछा जाएगा आपको। बोलेगा x बराबर 0 दिया, जो भी चर होता है इस बहुपद में हमें चर की वैल्यू दे दिया गया है 0। तो आपको बताना है कि इस बहुपद का पूरा बहुपद को यदि हम सोल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कितना निकल के आती है, उसकी मान कितना निकल के आता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, इसका हमको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, इसका थोड़ा सा हमको सॉल्यूशन करना है। और करना क्या है कि जो बहुपद हमें दिया गया है उसमें चर की मान चूँकि हमको 0 दिया हुआ है तो चर के घर को खाली करना है। -4x² प्लस x प्लस 5 यही हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि जो -4 है x को खाली करो, पावर को ज्यों का त्यों बस x का मान को खाली करना है, प्लस में ये 5 हो गया। अब x की वैल्यू हमें कितना बैठाने के लिए बोल रहा है, x की वैल्यू हमें 2 लिखने के लिए बोल रहा है, 0 लिखने बोल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 को पावर का मतलब क्या होता है, उतना बार गुना। अगर आपको 9 का पावर 3 दिया हुआ, इसका मतलब क्या, 9 या 27, यही ना नहीं 9 या 27 नहीं, इसका मतलब 9 को आपको 3 बार गुना करना है। 9 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 का क्यूब यहाँ पर आपको पूछना है। तो इसका क्यूब कितना होता है, 729 होता है, शायद 729 के आसपास होता है। 9 81 9 का 9 8 72, हाँ 729 होता है। तो इस तरह से, तो इसको इससे गुना नहीं करना है। पावर का मतलब होता है उतना बार गुना, ना कि उससे गुना। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, किसी को भी अगर 0 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। और ये मेरा 5, तो इसका आंसर फाइनली निकल के आता है क्या, फाइनली 5 इसका आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से आपको यदि यहीं पर 0 की जगह पर कितना दे दे, आपको यहाँ पर 3 दे दे, 2 दे दे, कुछ भी दे दे, 2 दे दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही करेंगे।
बस हमारा क्या, इस घर के जगह पर हम मान को बैठा देंगे। कितना बैठाने बोल रहा है, फिर 2 बैठाने बोल रहा है, हम 2 बैठाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे पहले तो 2 बार गुना, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 और ये 4, 4 चौके मेरा कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर माइनस है, यह माइनस हो जाएगा, ये प्लस में 2 है, प्लस में 5 है, बस थोड़ा कैलकुलेशन कर देना है। 16 और 5 2 7 हो जाएगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो 7 दूनी 15, 16 9 हो जाएगा, 7 दूना 14, 15 16 9 हो जाएगा। और बस, और ये बड़ा का चिन्ह माइनस, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, माइनस का 9 निकल के आएगा, है कि नहीं। अब इसी जगह पर आपको हो सकता है क्या, एक्स की जगह आप अपने ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू यदि माइनस का 3 भी रह सकता है, एक्स की वैल्यू 1/2 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू, चलिए एक्स की वैल्यू आपका √2 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू √2, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, उसका मान कुछ भी आ सकता है, तभी तो हम उसको चर पद कहते हैं। एक्स की वैल्यू 1 भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू 1/2 भी, और एक्स की वैल्यू 3। तो आपको इसके आंसर बताना है कि यदि हम एक्स की वैल्यू अगर माइनस में रखते हैं तो कितना आता है, एक्स की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो कितना आता है, और अगर रूट रखते हैं तो कितना आता है, ये आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल है, मतलब कोई भी एक्स जो भी हमारा चर है उसकी वैल्यू दे दिया रहेगा, और पूरा बहुपद में अगर उस चर का मान को रखें तो उसका मान कितना आएगा, ये आपको बताना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ से आपका तगड़ा थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन आता है कि आपको पूछेगा कि बहुपद के शून्यांक क्या है, मतलब इस बहुपद का शून्यांक क्या है। तो देखिए शून्यांक का मतलब समझिए पहले, शून्यांक का मतलब होता है कि यदि हम चर पद पर उस मान को अगर रखेंगे तो पूरा बहुपद मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पूरा बहुपद मेरा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या रखें एक्स की जगह पर कि पूरा टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यह एक चर में है और ये मेरा क्या है, रेखिक होने की वजह से आप यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर यदि मैं -5 रखूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं पर यदि आपको px की वैल्यू इस तरह से दे दिया जाए कि बहुपद हमें कुछ दे दिया रहेगा इस प्रकार से, और इस बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए आपको बोलेगा, तो समझिए पहले कि शून्यांक होता है क्या। शून्यांक का मतलब होता है कि हम जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में जो चर सब हैं उस चर में कौन सा मान को रखेंगे कि पूरा टर्म्स, पूरा जो बहुपद है मेरा, वो मेरा वैल्यू निकल करके आ जाएगा कितना, 0। मतलब यदि हम चर के जगह पर ऐसा कौन सा मान को रखें कि पूरा बहुपद मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही है मेरा बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने की विधि। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, अच्छा px को dx को देख करके आप नहीं डरिए, मुझे हमारा ब्रैकेट के अंदर में जो दिखाया है वो है चर को बताता है कि जो हमारा बहुपद है वो किस चर में बहुपद है। तो बहुपद है x में, बहुपद है x में, बहुपद है x में, बहुपद है x में। यदि हम कोई भी बहुपद को y में ले लेते, यदि हम कोई बहुपद को यहाँ पर y में ले लेते तो हम इसको क्या लिखते, यहाँ पर हम इसको लिखते पी वाई। यदि हम इसको कोई बहुपद है जो इसको टी में ले लेते तो यहाँ पर हम क्या लिखते, उसको टी लिखते इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो भी हमारा पी वाई पी टी पी एक्स दिखाता है वो बताता है कि जो बहुपद है वो किस चर में बहुपद है, इसी को दिखाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें ऐसे क्या मान रखे कि मेरा पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाता है। तो देखिए कोई भी हमारा px हमें क्या करने के लिए, बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए पूछा है। तो बहुपद का शून्यांक जो भी हमारा px होता है, जो भी हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं पहला वाला हमें दिया हुआ है क्या, ये x + 5 हमें दिया गया। इस पूरे बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, मतलब 0 वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या, वैल्यू 0 करने के लिए हम ये जो px है, ये px क्या बताता है, इस पूरे बहुपद को बताता है। तो हम इस px को हमें क्या करना है, 0 निकालना है, उसके 0 वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम करते हैं, चलिए px को 0 बराबर क्या हो जाता है, x + 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये +5 इधर आकर के -5 हो जाएगा, इधर आकर के -5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना निकल गया, x की वैल्यू -5 निकल गया। यदि हम यहाँ पर x की जगह पर यदि हम -5 रखते हैं, x की जगह पर यदि हम -5 रखते हैं, x की जगह पर यदि हम -5 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, इसका वैल्यू, हमें इसका वैल्यू 0 देखने को मिलता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर कहा था। द्विघात वाला में देखते हैं, चलिए तो द्विघात वाला में हमें देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल, इस दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पर क्या, px की वैल्यू हमें कितना दिया है, तो px हमें दिया हुआ है जो बहुपद है वो x² -2t5 25 इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है,
इस प्रकार से अगर हम लोगों को दिया हुआ, चलिए दो घात में दिया हुआ है, ठीक है, तब हमें क्या करेंगे, इस पूरा बहुपद को हमें 0 करना है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25। इस -25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 25 और बराबर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। और एक्स को कभी भी बराबर की इस पार से उस पार, अगर स्क्वायर को अगर बराबर की उस पार भेजते हैं तो रूट बन जाता है, और रूट को अगर बराबर की उस पार भेजते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट का मेरा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू कितना निकलेगा, √25 का वैल्यू होता है 5, यानी एक्स का मान मेरा कितना निकलेगा, 5 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको x के जगह पर 5 रख करके देखते हैं, x की जगह पर यदि हम 5 रखते हैं और ये -25 मेरा क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और माइनस का 25 बराबर मेरा क्या 0 आ जा रहा है। तो इस बहुपद का शून्यांक कितना है, तो इस बहुपद का शून्यांक है मेरा 5 है। टी के जगह पर अगर देखें तो आपको टी का बताना है। इस टी का मान अगर आपको पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे। इस पूरा पी एक्स का हम क्या करेंगे, पी टी को 0 करेंगे और उधर से क्या है 2t + 5 है, 5 को इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, बराबर बचेगा 2t। और t को अगर अलग करते हैं तो ये क्या हो जाता है -5 और बट्टा का नीचे 2, यानी t की वैल्यू अगर हम -5/2 को लिखते हैं तो ये पूरा टर्म्स भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें अगर पूछता है तो इसमें भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आपको खुद से बताना है, आपको खुद से निकालना है। तो इस प्रकार से बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए आपको पूछेगा तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारा बहुपद होता है, उस बहुपद में हमें चर देखने को मिलता है और घात देखने को मिलती है। हमें एक चीज़ देखने को मिला और वो कौन सा चीज़ था, तो वो हमारा था घात। वो हमारा चीज़ था क्या, घात। वो हमारा कौन सा चीज़ था, घात था। घात जिसका 1 था उससे हम लोग क्या बोल रहे थे, रेखिक बहुपद। उसे हम रेखिक बहुपद बोल रहे थे, ठीक है, रेखिक बहुपद। जिसकी घात 2 था उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, द्विघात बहुपद बोल रहे थे। जिसकी घात 3 है उसे हम क्या कह रहे थे, त्रिघात बहुपद बोल रहे थे। जिसकी घात 4 होगा उसे क्या बोलेंगे, 4 घात वाला बहुपद बोलेंगे, बहुपद। और यहाँ पर शून्यांक, इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, और शून्यांक के बीच में हम आपको बता रहे हैं, जो भी घात है और जो शून्यांक है, जो शून्यांक होती है वो यदि रेखिक है, पावर क्योंकि इसका 1 है तो इसका शून्यकों की संख्या भी 1 ही आएगा। घात अगर 2 है, कोई भी बहुपद यदि जिसका घात 2 है उसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। अगर किसी बहुपद का घात 3 है, जैसे कि x³ + x² + 3 + 4 3x + 4 इस प्रकार से है, तो ये जो बहुपद है इसमें अधिकतम 3 शून्यांक आ सकते हैं, क्योंकि इसकी घात 3 है। रेखिक बहुपद है तो उसमें एक ही संख्या ऐसा है जिसका मान उस जगह पर रखेंगे तो वो पूरा पद मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द्विघात अगर है, मतलब पावर अगर 2 है उसका, तो वहाँ पर 2 ऐसा संख्या है जो पूरे टर्म्स को, पूरा बहुपद को शून्य कर सकता है। 3 अगर घात है तो 3 ऐसे संख्याएं आ सकते हैं जो पूरे बहुपद को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो आपको इस बहुपद से आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। तो बहुपद का शून्यांक यदि आपको निकालने के लिए कहा जाता है तो आप आराम से निकाल लोगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेषफल प्रमेय। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो बहुपद है हमारा को x - एक दूसरा बहुपद है जो रेखिक है, एक चर में है, द्विपद वाला बहुपद है, से जब हम लोग इस पूरे लंबा बहुपद को एक छोटे बहुपद से भाग देते हैं तो इसका शेषफल हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से हम कोई संख्या किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल निकल करके आता है। किसी किसी का शेषफल 0 आता है, किसी किसी का शेषफल 0 नहीं आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें कोई बहुपद को दूसरे बहुपद से अगर भाग देते हैं तो हमारा शेषफल किस प्रकार से आएगा, कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो कोई भी भाज्य, भाजक, भागफल वाला जो भी हमारा सवाल रहता है उसमें यदि आपको शेषफल ज्ञात करना रहता है तो हमारे पास एक विधि रहता है, क्या, उसको भाग करके निकालना। लेकिन जो बहुपदों में से अगर आपको शेषफल निकालने के लिए कहा जाता है तो 2 तरीके से हम इस बहुपद का शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए शेषफल हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इस बहुपद का शेषफल हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।
एक तो हमारा शेषफल प्रमेय के द्वारा, शेषफल प्रमेय जो हमारे बुक में बहुत बढ़िया तरीक़ा से दिया गया है। एक तो हम शेषफल प्रमेय का यूज करके इस बहुपद का जो भी बहुपद, दो बहुपद दिया हुआ है उस दोनों बहुपद का भागफल और मतलब भाग देने पर शेषफल कितना होगा ये ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम शेषफल प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा हमारा लंबा भाग दे करके, लंबा जो भाग है उस भाग पूरा प्रोसेस जो है प्रोसेस से वो हम लोग कर सकते हैं। जो भी भाग का प्रोसेस होता है उस भाग का प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। देखिए भाग का प्रोसेस से अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे भी सीख लेते हैं, क्यों ना हम इसे भी सीखें। जैसे कि हमारा x-1 दिया हुआ है, इससे हमको भाग देना है इसको 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। इस तरीके से अगर हम इसको भाग दे सकते हैं और जिसे हम लोग बहुपद का घात, इससे भी हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ही ज्ञात करना है। चलिए इसी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ इस मतलब x का गुणांक 3 है और इसमें x का गुणांक 3 नहीं है, तो हम पहले 3 से भाग देंगे। 3 से जब इसको भाग देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 है। लेकिन और घात में देखें तो घात यहाँ पर x का घात 4 है और x का घात 1 है, तो घात हमें कितना और चाहिए, x का घात और 3 चाहिए, तब जाके ये 3 और ये 1 मेरा x का घात 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3x⁴ माइनस 3x³ ये हो जाएगा। इस प्रकार से करने के बाद चिन्ह को चेंज किया जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये पूरा हमारा कट जाता है प्लस माइनस घट करके। यहाँ पर देखें तो ये हमारा माइनस का x³ प्लस का 3x और माइनस का 1 बचता है। फिर यहाँ माइनस है तो हम फिर माइनस से देते हैं। ये प्रोसेस आपने सीखा होगा जरूर अपने स्कूल पर। x है मतलब x⁴ ठो और चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस में x⁴ हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² और एक x² हो जाएगा। फिर हम अपना चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ये हमारा पूरा कट के 0 हो जाएगा भाई, ये पूरा कट के मेरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस x² आगे आ जाएगा, माइनस का 3x इधर आ जाएगा और प्लस का 1 मेरा इधर आ जाएगा। फिर माइनस है तो हम फिर माइनस से देंगे और x² है तो एक ठो x मेरा यहाँ पहले से ही है, तो हमको एक ठो x चाहिए, तो माइनस का x² हो गया। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। हम क्या करें, 1x² हो गया, x से 1 को देंगे तो 1x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर चिन्ह चेंज करेंगे, फिर प्लस हो जाता है। ये मेरा कट मेरा क्या बचता है यहाँ से -3 यानी कि माइनस का 4, ये प्लस का सॉरी ये मेरा माइनस का 1 है, तो यहाँ भी मेरा माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 4x। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर माइनस आया तो माइनस का 4 से दे देंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 का 4, ये खत्म, माइनस ये प्लस, ये तरह ये हम लोगों का जोड़ के ये माइनस का कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, माइनस का 5 आ गया। देखिए शेषफल हमें कितना मिला, माइनस का 5। यही चीज़ अगर हम लोग शेषफल प्रमेय के द्वारा निकालते हैं ना, तब भी हमें आंसर इतना ही मिलेगा। तो आप कोई भी अगर बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं, यदि आपको शेषफल निकालने के लिए कहा जाता है तो आप अपने प्रोसेस यानी भाग वाली प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं इससे, या फिर आप उसको शेषफल प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं। समझते हैं, चलिए शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय कहता है कि जो भी हमारा बहुपद हमें दिया गया है, कोई भी हमें एक बहुपद दिया हुआ है, मान लेते px हमारा x में कोई बहुपद हमें दिया हुआ है, हम कोई दूसरा क्यों लेंगे, हम इसी को लेते हैं। चलिए हमको दिया गया है कि 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x और माइनस 1, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है। तो कोई भी बहुपद जिसको हम लोग भाग देना है, एक संख्या एक बहुपद दूसरा दिया हुआ रहता है जिससे हमें भाग देना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाजक के रूप में हमें दिया गया है कि x-1 दिया हुआ है। अब हमारा शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जब हम किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, दूसरे बहुपद के रूप में यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ रेखिक बहुपद ही आना चाहिए। और यदि हमें शेषफल निकालना रहता है तो एक कंडीशन, यदि इसका शून्यक को निकाला जाए, इसका शून्यक को अगर हमें निकालते हैं तो x की वैल्यू हमें कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। इसी x को मतलब इसी
इसी के शून्यक को यदि हम इसको P1 के रूप में अगर लिख देते हैं तो हमारा जो भी वैल्यू निकल करके आता है वही हमारा शेषफल होता है। शेषफल प्रमेय आपको समझ में आया कि नहीं? शेषफल प्रमेय यही कहता है कि कोई भी अगर बहुपद है, किसी दूसरे बहुपद से अगर हम उसको भाग देते हैं तो जिससे हम भाग देते हैं उसका हमें पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। और उस शून्यक के मान को हमें कहाँ पर रखना है? उस बड़े से बहुपद में रखना है। और बड़े से बहुपद में रखना है और जो भी मान निकल करके आता है वही हमारा शेषफल होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। पी एक्स के जगह पर हम क्या लिखे? एक्स के जगह पर हम लिखे 1। मतलब जितना भी बहुपद हमारा दिया हुआ है 3 एक्स का पावर 4 माइनस 4 एक्स का पावर 3 माइनस 3 एक्स माइनस का 1। अगर हम x के जगह पर कितना रखें? x के जगह पर देखिए 1 रखने के लिए कह रहा है। हम एक अगर रखते हैं तो जो भी वैल्यू हमारा प्राप्त होगा वही मेरा शेषफल होगा, इस भाग को का शेषफल होगा। x को अगर 4 बार गुना करेंगे तो मेरा 3 ही आएगा। माइनस का 4 होगा, माइनस का 3 होगा और माइनस का 1 होगा। ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कट के ख़त्म हो गया। तो माइनस का 4 और माइनस का 1 तो कितना होगा? माइनस का 5। यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं किसी बहुपद का। एक तो आप उसको लंबे प्रोसेस भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं और एक प्रोसेस जो शेषफल प्रमेय जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा यूजफुल रहेगा, जो हमारे किताब में दिया गया है। इस शेषफल प्रमेय फिर से मैं बता रहा हूँ कि शेषफल प्रमेय वो प्रमेय होता है जिसमें कहा गया है कि यदि आप कोई बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं जिसका घात उससे कम हो, तो जिससे आप भाग दे रहे हैं यानी कि भाजक का जो शून्यांक होता है उस शून्यांक को उस भाज्य यानी कि जो बहुपद हमें लंबा दिया रहता है उस जगह पर उसका मान को रख के देखो और जो भी आपका वैल्यू निकल करके आता है वही उस बहुपद का शेषफल होता है, यानी उस भाग का शेषफल होता है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का ही मैं दूसरा एक बहुपद ले लेता हूँ। देखिए उसी का ही एक और सवाल करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर भागफल प्रोसेस से भी हम शेषफल निकाल सकते हैं और शेषफल प्रमेय के द्वारा भी हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर भागफल प्रोसेस से इसको अगर करते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर चूँकि हमारा 3 है x के साथ और यहाँ पर हमारा x के साथ 3 नहीं है तो पहले तो हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर x हमारा 2 ठो है और यहाँ पर x हमारा 1 ठो है, हमें एक और x की चाहिए ज़रूरत है। तो 3x और x मेरा क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस है और ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। 3x को और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब इसका चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये माइनस होता है और ये मेरा माइनस होता है और ये मेरा पूरा कट के ख़त्म। और 3x में ये देखो प्लस का x और माइनस का 3x तो माइनस का मेरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और ऊपर से उतरेगा हमारा माइनस का 1। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस देंगे। यहाँ 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है तो 2 नहीं है तो हम यहाँ पर 2 को गुना करेंगे। x तो मेरा ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी चिन्ह अगर चेंज करते हैं तो ये तो पूरा कट के ख़त्म हो जाता है। प्लस का 2 माइनस का 2 यानी कि प्लस का मेरा कितना आता है? 1। तो शेषफल के रूप में मेरा क्या आ गया? देखिए शेषफल के रूप में 1 आ गया। शेषफल प्रमेय भी वही कहता है कि जो भी जिससे हमें भाग शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी बहुपद जिसका हमें भाग देना है और जिससे हमें भाग देना है उसका हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। यानी कि x की वैल्यू मेरा निकलेगा कितना? 1। इसी शून्यक को यदि आप उसके x के जगह पर रखते हैं तो जो भी आपका वैल्यू निकल करके आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका इस भाग का शेषफल कहलाएगा। 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस होना है लेकिन हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या करें? लेकिन हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या गलती किया? हाँ देखिए हम यहाँ पर x + 1 और यहाँ पर x - 1 इसमें कैसे आएगा? तो भाई हमें को प्लस करना पड़ेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में लाना पड़ेगा। ये माइनस यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का 2। तो यहाँ पर शेषफल 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 1। देखिए यही मेरा शेषफल है, यही मेरा शेषफल है। आप इस शेषफल प्रमेय के द्वारा भी इसका शेषफल निकाल सकते हैं और इस लंबे प्रोसेस के द्वारा भी आप इसका शेषफल निकाल सकते हैं। आपको जो भी विधि अच्छा लगता है आप उस विधि से इस बहुपद का शेषफल को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एक और आपका बचता है टाइप और वो है कि आपका गुणनखंड का प्रमेय, वो देखते हैं कैसे होता है।